जैसे कि मैं बता रहा था कि वाई एस डब्ल्यू पी हैज़ बिकम और हैज़ गेन्ड लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. द नंबर वन फैक्टर फॉर दैट इज डेफिनेटली द इन्फ्लेशन फैक्टर. हम में से जब भी जो लोग भी निवेश करते आ रहे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में, या फॉर दैट मैटर प्रॉपर्टी में भी, बिकॉज रेगुलर इनकम की जब बात आती है तो बहुत एक लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करते टू जनरेट अ रेगुलर कैश फ्लो. नाउ वी ऑल नो कि जो इनकम जनरेट हो रही है उसमें से वो इन्फ्लेशन के फैक्टर को बीट नहीं कर पा रहा है. और ये जानते हुए भी हम फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं. क्यों? बिकॉज वी ऑल लव सेफ्टी. आई मीन देयर वाज अ सर्वे वेयर फोर थिंग्स वेर आस्क्ड फॉर एन इन्वेस्टर कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से बात को ज्यादा महत्व देते हैं. तो देर वाज टैक्स एफिशिएंसी, देर वाज रेगुलर रिटर्न्स, देर वाज लिक्विडिटी, एंड द फोर्थ वन वाज सेफ्टी. सो 65% लोगों का ये मानना है कि भाई भले रिटर्न्स कम आएगा चलेगा, लिक्विड नहीं रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम, टैक्स भी ज्यादा दे देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, सेफ्टी से कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमको. हमको हमारा निवेश किया हुआ पैसा सेफ चाहिए. तो वॉरेन बफेट आप जानते हैं क्या कहते हैं, राइट? विश्व के सबसे सक्सेसफुल निवेशक ये दो नियम बताते हैं निवेश करते वक्त. पहला नियम का पालन कीजिए कि आप पैसा कभी गवाइए नहीं, और दूसरा है कि पहला नियम कभी भूलिए नहीं. सो पैसा गवाना नहीं, इसका क्या अर्थ हुआ कि पैसों को हमको सुरक्षित रखना है, इजंट इट? और जब सुरक्षित रखने की बात आती है, कहीं इसका ये तो अर्थ नहीं है कि हमारे पास अगर लेट्स से 100 रुपए है. एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 100 रुपीज आप लॉकर में रख दीजिए. रखकर मान के चलते आप 15 ईयर्स बाद लॉकर ओपन करते देखते एज इट इज वो 100 रुपए का करेंसी है, सेफ. बट फिर आप बैठकर सोचना स्टार्ट करते कि ये 100 रुपए से आज से 15 साल पहले 3 लीटर का पेट्रोल आ सकता था, जो आज 1 लीटर भी हम नहीं खरीद पाएंगे. सो व्हाट हैज हैपेंड? द करेंसी और द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ दैट करेंसी हैज इरोडेड, isn't it? So we call it as inflation factor. Like लास्ट 1979 से आप देख लो, मैंने स्लाइड में डेटा डाला है, लगभग 44-45 ईयर्स में इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 7.6% के आसपास रह चुका है. So that means every year we are seeing an erosion in our funds by 7.6%. एंड इन दैट सेम एग्जाम्पल अगर हम 40-45 साल तक ऐसे ही पैसों को रखते हैं बिना निवेश किए, तो इन्फ्लेशन का असर आप देख रहे हैं, लगभग 97% वेल्थ इरोजन हो जाता है. एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड इन यूएस ऑल्सो फ्रेंड्स. डॉलर 1913 से 2013 के दरमियान लगभग 97% इरोजन डॉलर में भी हमने देखी, एंड द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो. सो what makes us now to really think before investing is whether our investment would be in a position to beat inflation or not. Because अगर हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हार रहे, भले वो इन्वेस्टमेंट कितना ही सेफ क्यों ना हो, हम नहीं जीत पाएंगे. सो दैट्स वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस little bit more. Like if we just not only speak about the general inflation, let's also talk about the lifestyle inflation. मैंने इसके बारे में बीते मेरे कुछ वीडियोस में यूट्यूब के, या मैंने वेबिनारों में सेमिनारों में भी बात की, मैं वापस आज बात करना चाहूँगा. 1985 में अगर एक परिवार राइट लंच करने जाता है, तो भाई मेरे को इंटरनेट में होटल का बिल मिला था, तो 4 चीज़ें ऑर्डर करते वो लोग: 8 रोटी, बूंदी रायता, दाल मखनी और शाही पनीर. तो बिल बनता है 24 रुपये 1985 में, लगभग 38 साल पहले. आज अगर हम 1980 मतलब लगभग 40 साल हो गया है अभी, राइट, 2025 में, तो 40 साल बाद ये सेम खर्चा, मतलब हमने 2023 में रिसर्च किया था, तो 1369 आया था जोमेटो में. सो ये खर्चा अगर हम देखें 12 से 12.5% से बढ़ चुका है. सो लाइफस्टाइल में हम और भी बाकी खर्चे देखें, जैसे कि ग्रोसरीज है. अभी ग्रोसरीज में भी प्रीमियमाइजेशन हो गया है. पीपल प्रिफर ग्रीन टी, पीपल प्रिफर जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर. सो पीपल आर रेडी टू स्पेंड मोर व्हेन इट कम्स टू फिटनेस. सो प्रीमियमाइजेशन वहाँ पे तो 7-8% का इन्फ्लेशन हम वहाँ देख रहे हैं. एजुकेशन में वी ऑल नो कि किस तरीके का एक ड्रास्टिक चेंज आया है, द वे वी यूज टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, द वे दैट वी आर स्पेंडिंग नाउ, एंड द वे दैट वील बी स्पेंडिंग इन द कमिंग ईयर्स. सिमिलरली डोमेस्टिक हेल्प की हम बात करें, वहीकल है, ट्रैवल, मेडिकल एक्सपेंस. डू यू नो 2016 से 2021 के बीच में जो भी मेजर इलनेसेस के प्रोसीजर्स है ना, ये 100% से बढ़ गए, डबल हो गए 2016 से 2021 के बीच में. सो अगर ऑन एन एवरेज हम देखें, इन्फ्लेशन किसी भी परिवार में 10% का है, तो 60,000 का उनका घर खर्च महीने का बनता है 92,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. उसके और 5 साल बाद 1,45,000, फिर 15 साल में, मतलब फ्रॉम 60 इफ वी सी
increases 2,33,000 and after 20 years it is like close to 4 lakh rupees, मतलब 6 to 7 times growth हो जाती है expense में. So friends, what we need to understand here is that today, if we don't consider the inflation factor and we all only just stick to the safety factor, बिकॉज हम में से बहुत लोग इस बात से एग्री करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट्स करते तो सेफ होना चाहिए, बट जब सेफ्टी के पीछे हम भागते हैं तो कहीं ना कहीं फिर रिटर्न्स पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और रिटर्न्स में हम जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उससे हम नहीं जीत पाएंगे, हम टेक्निकली हार ही जाते हैं, isn't it? So what we now need to understand is that whatever investments that we'll be doing, whether that is in the position to beat inflation or not, especially when it comes to lifestyle inflation, it is crazy. It is like if we see 15% का अगर किसी का इन्फ्लेशन है, सो आपने घर खर्च 5 साल में डबल होते हुए देखेंगे. मैं जनरली सेमिनारों में, वेबिनारों में सवाल करता हूँ कि आपके घर खर्च 5 साल में डबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इनफैक्ट आप सभी से भी मैं सवाल करना चाहूँगा कि आप देख लो 2019-20 में जो आपके घर खर्च थे और आज जो है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत एक डिफरेंस आया होगा विद द वे दैट वी यूज्ड टू स्पेंड एंड द वे नाउ वी आर स्पेंडिंग. सो what is happening now, we need to understand कि if our inflation rate, because we all have our own different way of spending. So for a person who is seeing his expenses getting doubled in 5 years, that means वो 15% का inflation face कर रहे हैं. For someone who is seeing inflation or their expenses getting doubled in 6 years, they are facing an inflation of 12%. And in 7 years, if it is getting doubled, then inflation rate is at 10%. सो हमें पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि हमारे खर्चे क्या गति से बढ़ रहे हैं, और ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? बाय डूइंग बजटिंग. वी ऑल फॉलो एक्सेल शीट्स, तो हम बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं. अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आजकल आप प्ले स्टोर में जाइए, सैकड़ों ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स है, जहां पर आप कोई भी अच्छी एक्सपेंस ट्रैकिंग की ऐप डाउनलोड करके पहले तो ये पता लगाइए कि आपका एसेंशियल खर्चा कितना है और आपका डिस्क्रिशनरी खर्चा कितना है, नंबर वन. और वो क्या गति से बढ़ रहा है, वो 5 साल पहले क्या था और अभी 5 साल बाद क्या हो गया है. तो यू नीड टू फर्स्ट डू दैट मैथ, डू द बजटिंग थिंग प्रॉपरली, फिगर आउट what is the inflation rate that you are facing as a household. Unless until we don't know हमारा ओपोनेंट का ताकत क्या है, तो हमारी तैयारी हम कमजोरी रखेंगे, हम उसके हिसाब से फिर काम नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ओपोनेंट. मतलब अगर मैं उसको रिलेट करूँ एक एग्जांपल से, WWE में अगर समझो रिंग में ग्रेट खली उतर रहा है, तो उसके बराबरी का कंटेंडर कौन रहेगा? अंडरटेकर. मीन रे मिस्टीरियो अगर उतरेगा तो वो तो राइट कुछ ही क्षणों में वो गेम ओवर हो जाएगा. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, टू नो फर्स्ट what is the inflation that we all are facing, and that can be done only through budgeting. That can be done by understanding the past expenses that we did and the trend, the rise in expense in that particular expense. What is the rise in that expense that we are witnessing? तो ये पहले हमने पता लगाना चाहिए. ये जो अब तक मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा पहला चैलेंज है वी ऑल आर फेसिंग, विच इज द इन्फ्लेशन फैक्टर. अब दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज जो हम में से बहुत एक लोग आने वाले वक्त में फेस करेंगे, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा. बट चलिए मैं उससे पहले आपको एक यहाँ पर सवाल करना चाहूँगा. सवाल बहुत ही नो ब्रेनर है. आप में से कितने लोगों ने ये नर्सरी राइम सुना है, रिंगा रिंगा रोजेस? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा. नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ एक बार. रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हर्षा बुशा, वी ऑल फॉल डाउन. क्या कभी आपने सोचा है कि ये गाना या ये सॉन्ग या ये राइम किस जमाने में इसकी लिरिक्स लिखी गई थी? मैं आज एक खुलासा करना चाहूंगा. दिस वॉज एट द टाइम वेन देर वॉज अ प्लेग. देर वॉज अ ग्रेट प्लेग ऑफ लंडन विच हैपेंड इन 1665. तो ये जो राइम है रिंगा रिंगा रोजेस, सो रोजेस रिंगा रिंगा रोज मतलब उस वक्त में उस प्लेग में रिंग मतलब रोज जैसे राउंड वाले ऐसे रिंग की छाले होते थे शरीर में, और उससे जो बदबू निकलती थी और उससे लोगों को स्नीजिंग होता था. सो रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ एशेस भी बोलते पोजेस की जगह. हर्षा बुशा मतलब स्नीज होने से वो बीमारी फैलती थी. वी ऑल फॉल डाउन, जिस पर हम स्नीज कर देते तो मर जाता था, मर जाता था.
तो वो 2 साल तक ही प्लेग चलता रहा और काफी लोग मर गए थे। आज से ठीक 5 साल पहले मार्च अप्रैल 2020 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, बट थैंक गॉड कि वैक्सीनेशन बन गया जल्द से जल्द, और आज हम वापस एक नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो आप देखो दोस्तों, इससे एक बात क्या समझ में आती है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स कितना एडवांस हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब मेडिकल एसोसिएशन वाले बोलते हैं ऐसा कोई अभी बीमारी आने वाले वक्त में नहीं रहेगा जिसके लिए इलाज नहीं है। मतलब अगर हम मरना चाहे तो भी वो मरने नहीं देंगे। बोलेंगे वेंटिलेटर में डालो इसको। Isn't it? So what is happening? Longevity is increasing. लाइफ स्पैन, रिटायरमेंट के बाद हम देखेंगे, अगर एक लंबे इनिंग्स की तैयारी करनी है, हम तो रिटायर हो जाएंगे, हमारी इनकम रिटायर होगी, बट इन्फ्लेशन तो रिटायर होगी नहीं। बिजनेस टुडे में ये न्यूज़ छपा था 2024 में, जहां पर जो मैंने हाईलाइट किया है, भारत में एवरेज, राइट, फीमेल की जो लॉन्जिविटी है 2022 में इट इज 75, 73, आई एम सॉरी, it is expected to grow to 75 by 2030 and by 2050 it will touch 80। 80 साल तक एक एवरेज भारत की महिला जिएगी, और पुरुष 2030 तक हम देखें 72, और 2050 तक लगभग 76 77। तो फीमेल टेंड टू लिव मोर देन मेन। और इस वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त, इफ समवन हुज अ मेल हुज प्लानिंग, प्लीज कंसिडर द फीमेल लाइफ स्पैन ऑल्सो इनटू द पिक्चर, देन ओनली यू शुड प्लान। हम कभी भी हमारे मतलब एल्डर स्पाउस के एज के हिसाब से नहीं प्लान करते। वी शुड ऑलवेज कंसिडर द यंगर स्पाउसेस एज स्पैन और द लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्पैन दैट वी आर कंसिडरिंग। सो दुविधा क्या है? इन्फ्लेशन वैसे ही स्काई रॉकेटिंग है। दूसरी सबसे बड़ी दुविधा, लंबे समय तक अभी हमने प्लानिंग करनी है। सो मतलब वी विल हैव टू एंश्योर कि जो भी हम किटी बनाएंगे रिटायरमेंट के लिए, इट शुड सस्टेन द राइजिंग कॉस्ट। It should help us to take out our or carry out our expenses for a very long time. I mean, I recently met a couple, a senior citizen couple. So they had planned like around 50-55,000 monthly expense के लिए उनको हर महीने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी जिसके लिए उनको हर महीने इनकम आ रही थी, टू मीट देयर 50-55,000 पर मंथ एक्सपेंस। अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ सम यू नो बोन इश्यूज, बैक में, लोअर बैक में एंड ऑल, देयर वाज अ स्लिप डिस्क एंड ऑल, so now they have to do physiotherapy for that, which is like costing them 20-25,000 rupees on an average every month. So अभी बजट जो घर खर्च का था वो 55 से सीधा अभी 75 हो गया। सो ये कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहेगा, जहां पर हमारे पास हमने जो फंड्स बनाए, अगर हम एकदम कट टू कट बना के रख रहे हैं, देन इट वुड रियली पोज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी रिटायर। सो वी नीड टू बी केयरफुल कि हम अभी निवेश करें तो हमें ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, क्या हम जहां पर भी निवेश कर रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत रखता है क्या? एंड नंबर टू, विल इट बी सफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर लॉन्ग इनिंग्स पोस्ट रिटायरमेंट? एंड दैट्स वेयर पीपल स्टार्ट थिंकिंग देन कि प्रॉब्लम अगर ये है तो सोल्यूशन क्या है? फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, रेंट, या इक्विटीज, या म्यूचुअल फंड्स? तो मैं आज आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, कि कैसे हम आज एसडब्ल्यूपी के माध्यम से इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक एड्रेस कर पाएंगे। हम सबको चाहिए एक पैसिव इनकम, इजंट इट? एक सर्टेन स्टेज में वी ऑल बिलीव देयर शुड बी अ रेगुलर इनफ्लो सफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर एक्सपेंसेस, एंड दैट शुड बी रेगुलर। सो व्हेन आई से रेगुलर, ऐसा नहीं हो कि इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन थिंग्स कि भाई ये ऐसा हुआ तो ही मेरे को पैसा आएगा, नहीं, वो रेगुलर कंसिस्टेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक हाउ वी यूज्ड टू गेट सैलरी। तो SWP helps to have a regular inflow. How? I'll come to that. So these are the areas where we are going to cover our presentation will be covering all these points. So what we have so far understood, the need of the hour is not only regular income. The need of the hour is also asset
एप्रिसिएशन, मतलब जो एसेट प्राइस है उसकी भी एप्रिसिएशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इमेजिन आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आज 1 करोड़ से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं, मान के चलते आपने एफडीज में निवेश किया, 7% उसमें से इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, सो विल गेट 7 लाख रुपीज एवरी ईयर। बट आफ्टर 10 years when that FD mature, what would be the maturity value? Would be the same, 1 crore rupees. बट आज से 10 साल बाद क्या 1 करोड़ रुपए की वैल्यू 1 करोड़ रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट। वी हैव सीन द इन्फ्लेशन फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ मनी। सो वी ऑल्सो नीड टू नाउ कंसिडर दिस, एंड दैट्स हाउ आर लॉन्जेविटी, जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में आपको बताया, जो लंबे इनिंग्स की हमें प्लानिंग करनी है, दैट कैन बी एड्रेस ओनली थ्रू दी एप्रिसिएशन फैक्टर। मतलब हमें अब इस बात का भी ध्यान देना है कि हम जहां पर भी निवेश कर रहे हैं वहां पर हमारे एसेट का प्राइस है या जो भी हमारा मुद्दल है, राइट, साधारण भाषा में आपको बताऊं, वो भी बढ़ना चाहिए। दैट्स वेयर SWP नाउ हैज प्रूव टू गिव dual benefits. Number one, regular inflow plus capital appreciation. So this is the frequency in an SWP is either monthly, quarterly, half yearly, yearly, the way you want. You have that frequency available as per your wish. Now, why we say SWP is highly flexible? Flexibility सिर्फ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी आप स्कीम में भी देख पाएंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में से SWP स्टार्ट करें तो आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं किसी इक्विटी फंड से करना चाहे आप कर सकते हैं, आप डेट फंड से करना चाहे आप कर सकते हैं। तो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, द स्कीम दैट यू वांट, that you wish to start the SWP in, so you can do that, you have that freedom. And as I said, it is one of the most tax efficient option, and it is ideal for everyone who is looking for a regular income, for people who have retired, और लेट्स से आज हम देख रहे हैं लोगों को अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है। जैसे कि जितने भी आज में यंगस्टर्स या जो ट्वेंटीज, अपने मिड 20s में हैं या अर्ली 30s में, दे वांट टू रिटायर समवेयर बाय मिड 40s में, 45 48 में उनको रिटायर होना है। सो फॉर देम आल्सो SWP विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड टूल टू जनरेट अ रेगुलर इनफ्लो प्लस आल्सो इंक्रीज देयर एसेट प्राइस। एंड नॉट ओनली दिस, SWP सिर्फ रेगुलर इनफ्लो के लिए या हम समझिए रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको नहीं यूज करते, हम बाकी और भी फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज करने के लिए SWP का यूसेज करते हैं। जैसे कि अगर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग है, लिक्विडिटी प्लानिंग है, वेकेशन प्लानिंग है, सो ये सब में SWP का यूज होता है। बट अभी क्योंकि लिए हम सिर्फ आज रेगुलर इनफ्लो की बात कर रहे हैं, तो आई विल स्टिक टू दैट पॉइंट ओनली। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। 25 लाख रुपए का अगर किसी का समझे इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है, और हम अभी एक म्यूचुअल फंड ऑप्ट करते हैं जहां पर रिटर्न्स एज्यूम्ड है, या अगर हम पास परफॉर्मेंस देखें उसका जो कैगर है, कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न, वो है 10%। विड्रॉवल होगा 7% से। 25 लाख पे हर साल हम 7% का विड्रॉवल करेंगे, विच इज नथिंग बट 14,583 पर मंथ, राइट। सो ये अमाउंट अगर हम विड्रॉ करते हैं, सो दैट मीन्स 1,75,000 रुपए हमारा साल का विड्रॉवल होगा ऑन 25 lakhs। अब इसमें आने वाले वक्त में अगर हम देखें 10 साल तक अगर हम कंसिस्टेंटली विड्रॉल करते हैं, सो व्हाट वुड बी द आउटकम? assuming 10% growth rate, we will see consistently every month 14,583 जो हमने withdraw किया है। अच्छा, let me now first get into what is withdrawal. I mean, people get confused कि why it is called as withdrawal. Is it not an income? Well, it is not. When I say withdrawal, आप अपने ही पैसों से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो मतलब आप एक पॉकेट से, राइट हैंड के पॉकेट से लेफ्ट हैंड पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं, इट्स लाइक दैट। तो इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कैपिटल एप्रिसिएशन का होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप लंबे समय तक SWP में निवेश करके रखते हैं, तो यू विल सी वॉट एवर दैट यू हैव विड्रॉन दैट हैज गॉट कवर्ड अप, प्लस ओवर एंड अबव उसमें आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी आए हैं, द कैपिटल हैज ऑल्सो एप्रिशिएटेड। दैट्स वॉट द बेनिफिट ऑफ SWP इज। तो अभी 25 lakhs के एग्जाम्पल में हम देखते हैं, 10 साल तक अगर कंसिस्टेंटली हर साल 7% का विड्रॉवल हम कर रहे हैं, 14,583 पर मंथ हमारे अकाउंट में, नियम से, जो भी डेट आप डिसाइड करो, एकदम नियम से वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। एंड ये 120 महीने तक हो रहा है। टोटल विड्रॉवल हुआ
17,50,000 रुपीज, राइट, 1,75,000 पर एनम। जैसे कि आप देख रहे हैं 10 साल बाद मार्केट वैल्यू है 35,70,000 के आसपास, एज्यूमिंग 10% कैगर। सो अब विड्रॉवल भी हुई इसमें और हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुई, तो दोनों भी हमारा जो नीड था कि वी शुड गेट अ इनकम प्लस एप्रिसिएशन, इट इज गेटिंग एड्रेस्ड हियर। So how now it is treated when it comes to taxation? Well, the tax treatment here is, number one, we need to understand, since this is a withdrawal, so how the income tax will see it. It is not an income. हम जो 14,583 हम लोग जनरेट कर रहे हैं, we need to sell the units. When we invest in mutual fund, we buy units, isn't it? अभी जैसे कि ये एग्जांपल में 25 लाख रुपए हमने निवेश के मान के चलते 10 रुपए के दाम पे, 10 रुपीज एनएवी के दाम पर हमने निवेश किया, 2.5 लाख यूनिट्स हमको मिले। अब 2.5 लाख यूनिट बैलेंस में से हर महीने हमें एक फिक्स यूनिट विड्रॉवल करनी होगी या हमें कुछ फिक्स यूनिट्स सेल करने होंगे मार्केट्स में, तब जाके वो हर महीने का हमारा इनफ्लो हमारे अकाउंट में जमा होगा। सो नंबर वन पॉइंट हियर इज कि क्योंकि हम हमारे यूनिट्स बेच रहे हैं, तो यहां पर वो 14,583 इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, वो विड्रॉवल है। सो विड्रॉवल पर कोई टैक्सेशन नहीं होती। हाँ, टैक्सेशन अब कैसे कैलकुलेट होगी, जैसे कि आपने मैंने जैसे बताया कि 10 रुपए में हमने यूनिट्स खरीदे, अगर आपने 10.05 रुपीज में वो यूनिट बेचे, तो आपने 0.5 रुपीज पर यूनिट गेन कमाया, तो उस गेन पे आपको टैक्स देना होगा। तो वो भी टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है मैं भी आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इट इज नॉट एन इनकम दैट वी आर जनरेटिंग, इट इज अ विड्रॉवल, एंड दैट इज द रीजन इट इज नॉट टैक्स्ड, और टैक्स इन अ वे वेयर द रेट्स आर वेरी लेस, तो मैं भी वो बताऊंगा आपको। सो दिस इज अ फिक्स थिंग, आई मीन वंस वी गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द म्यूचुअल फंड हाउस कि आप हर महीने मेरा इतना अमाउंट विड्रॉ कीजिए और ये तारीख में मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होना चाहिए, तो वो क्रेडिट होते रहेगा। अब टैक्स लाइबिलिटी चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, सेम एग्जांपल, 10 रुपीज़ का हमने 2.5 लाख यूनिट्स एक फंड का खरीदा, जहां पर हम एस्टिमेशन रख रहे हैं कि वो फंड 10% का रिटर्न जनरेट करेगा और 7% की हमारी एसडब्ल्यू है। विड्रॉवल रेट जो है ना 7%, ये जनरली हम रिकमेंड करते हैं फ्रॉम अ बैलेंस्ड एग्रेसिव फंड। अब हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 8% भी लेते हैं, 9% भी लेते हैं, 10% भी लेते हैं, बट वी जनरली डोंट रिकमेंड दैट बिकॉज देन इट वुड इम्पैक्ट द फंड्स परफॉर्मेंस। सो आइडियली 7% इज गुड इफ यू आर ऑप्टिंग इन एन एग्रेसिव बैलेंस्ड फंड। सो वो मैं अभी आपको कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टैक्सेशन। सो एज यू कैन सी कि पहले महीने में हमने 14,583 जनरेट किया इन द सेंस विड्रॉ किया, हमारे बैंक अकाउंट में आया। अब यूनिट्स हमें वहां पर कितना बेचना पड़ा, प्लीज इग्नोर दिस रुपीज, इट इज नॉट रुपीज, इट इज यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 1,446.76 units we had to sell in order to generate 14,583, and what was the sale price? 10.08। हमारी खरीदी क्या दाम पे हुई थी? 10 रुपए पे। हमने बेचा 10.08 पे, तो हमारा 0.08 रुपीज का गेन हुआ, 80 पैसे का गेन हुआ इन एवरी यूनिट। सो ऐसे हमने 1446 यूनिट्स बेचे। तो प्रॉफिट भी आप जैसे देख रहे हैं लास्ट कॉलम में, पहले मंथ में हमने 115 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। सिमिलरली आप देखिए हर महीने हम विड्रॉल कर रहे हैं और एक सर्टेन प्राइस में हम बेच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 10% एप्रिसिएशन से मैंने एज्यूम करके कंसिडर किया है, बट इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स कभी बढ़ते नहीं है। आई मीन फॉर ऑल ऑफ यू हु आर देयर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, सो यू ऑल नो कि इट नेवर इंक्रीजेस इन लीनियर फैशन, इट ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन मार्केट्स। तो मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप प्राइस मूवमेंट्स देखेंगे, बट क्योंकि हम यहाँ पे एक एवरेज 10% का रिटर्न पकड़ रहे 10 सालों में, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने ये लीनियर फैशन में उसको इंक्रीज करवाया, बट इट नेवर इंक्रीजेस लाइक दिस, इट इज जस्ट अ point that I would like to highlight. But assuming for the example, if we consider if it is increasing at let's say 10%, so we will see every month there is a profit that we are booking. So by the end of the year, साल भर में हमने कितना किया प्रॉफिट बुक, या हमारा कितना टोटल गेन हुआ? 8,742। हमने कितना कितना विड्रॉ किया? 1,75,000। सो 1,75,000 में केवल 8,800 रुपये प्रॉफिट है या गेन्स है, बाकी का पूरा मुद्दल है। जस्ट लाइक इन होम लोन, हम जब होम लोन भरते हैं तो उसमें एक सर्टेन पार्ट इंटरेस्ट का होता है, एक सर्टेन पार्ट प्रिंसिपल का होता है। वैसे ही ये उल्टा ईएमआई है, जहां पर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ पार्ट हमारे प्रिंसिपल का और कुछ पार्ट हमारे गेन्स का है, राइट?
सो टैक्सेशन हम अभी इसमें कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में कैपिटल गेन टैक्सेशन 2017-18 के आसपास स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट उससे भी पहले हो गई थी, उसके बाद रेट्स बढ़ा दिए गए। तो अभी तो रेट हम सब जानते हैं कि 12.5% कर दिया है कैपिटल गेन टैक्स। सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, बट अभी क्योंकि हमने 12 महीने के अंदर बेचा है, so there is a short term capital gain tax that is applicable. So for units which are sold from the date of purchase, if it is sold before 12 months, then short term capital gain tax is applicable. If it is sold after 12 months, then long term capital gain tax is applicable. Right? तो अगर हम STCG देखते हैं आज, राइट, हाल ही में बजट में उसको 20% बढ़ा दिया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर से अभी वो 20% है। तो हमें 20% हमारे गेन्स पे टैक्स देना होगा सरकार को, और इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट में कोई भी एग्जेम्पशन हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हमें 8742 में कितना टैक्स आएगा, तो ये मैंने अभी एक, जैसे कि मैं टैक्स के बारे में बता रहा था, तो आई हैव डाउनलोडेड दिस फ्रॉम एमफीस वेबसाइट फॉर योर रेफरेंस, यू कैन यूज दिस। इनफैक्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है फॉर एनआरआईज, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। सो एसटीसीजी एज यू कैन सी हियर 15% था पहले, अभी 20% हो गया है। एलटीसीजी पहले 10% था, अभी 12.5% कर दिया है। और एलटीसीजी में हमें एग्जेम्पशन है, पहले 1.25 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि अगर हम एसटीसीजी 20% देते विदाउट एनी एग्जेम्पशन, तो पहले साल में हमारा टैक्स आएगा 1749। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज फोकस ऑन द लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं 1749 इज आर फर्स्ट ईयर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एसटीसीजी एट द रेट ऑफ 20%। आफ्टर दैट इफ यू सी एवरी ईयर देयर इज एन एग्जामेशन दैट द गवर्नमेंट विल गिव। तो ये पुराना स्लाइड था, इन द सेंस मैंने जब इसके पहले भी एक सेमिनार किया था तो तभी का ये स्लाइड है। बट अभी के रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज कंसिडर दिस अमाउंट टू बी 1.25 lakhs एंड इग्नोर 1 लाख रुपीज। इट इज नॉट 1 लाख, नाउ द एग्जामेशन हैज बीन इंक्रीज टू 1,25,000 रुपीज। तो आपके गेन्स में आपको 1.25 लाख रुपए पहले छूट है, पहले के 1.25 लाख रुपए के प्रॉफिट में कोई भी टैक्स नहीं देना है हमको। तो अगर हम देखें, हर साल हमारा गेन्स बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम 10% के रिटर्न पकड़ते हैं और हमारा 7% का विड्रॉवल है, तो हर साल आप देखिए ये जो कॉलम है कैपिटल गेन का, एज यू कैन सी द गेन्स consistently is increasing. But since we have this exemption limit of 1,25,000, so our gains are exempt. We did not pay any tax. लास्ट ईयर में 1,04,000 हो रहा है, बट जैसे कि मैंने कहा 1 लाख रुपए का भी एग्जेम्पन 1.25 लाख हो गया, तो वो भी हमारा टैक्स फ्री है। सो टेक्निकली इफ वी सी, the only tax payment that we'll be doing in an SWP would be STCG 1749 on an 25 lakh rupees investment. Right? So in 10 years, this guy who invested in SWP, hybrid aggressive fund, he just needs to pay 1749 as the tax. फर्स्ट ईयर के बाद कोई टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, थैंक्स टू द एग्जामेशन दैट द गवर्नमेंट ऑफर्स। नाउ इफ वी कंपेयर दिस विद एन एफडी, सो हाउ एफडी इज टैक्स्ड। तो अगर मान के चलते सेम 7% एफडी भी जनरेट कर रहा है, और ये भी एज्यूम करते हैं हम 10 साल तक कंसिस्टेंटली 7% का हमने रिटर्न कमाया एफडी से, तो 1,75,000 का इंटरेस्ट कोई अगर हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो उन्हें लगभग 50 to 500 रुपीज पर एनम टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज नॉट इन एफ डी, वी डोंट डू SWP, इट्स अ इंटरेस्ट दैट वी जनरेट फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड। सो 52,000 रुपए का 1,75,000 का इंटरेस्ट इनकम है। आई एम सॉरी, आई थिंक मेरे को कहने में कुछ मिस्टेक हुआ। 1,75,000 का इंटरेस्ट है और उसमें 52,500 रुपए का टैक्स है। राइट, एवरी ईयर वी नीड टू पे दिस टैक्स। सो इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर 10 years, we'll see total tax outgo in an FD would be 5,24,988. राइट, 5.25 लाख रुपए का हम लोग टैक्स देते हैं, और हमारा इनकम कितना हुआ एफडी से? 17,50,000 रुपए। सो मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हमारा टैक्स में ही चला गया। सो आफ्टर टैक्स रेट 7% का एफडी टर्न्स आउट टू बी 4.8%। दैट इज द रीजन आई वॉज एम्फोसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट कि अगर आज इन्फ्लेशन 12, 13, 14% पे है, और अगर हम आफ्टर टैक्स फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से 3-4% ही कमा रहे हैं, तो वील बी लूजिंग। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हम हमारे बढ़ते हुए खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द रीजन people have started becoming savvy about their investments, and thus SWP has gained a lot of popularity.
इट्स नॉट लाइक दैट कि एसडब्ल्यूपी हाल ही में कुछ लॉन्च होता है। एसडब्ल्यूपी मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई स्कीम नहीं है। दिस इज अ टूल दैट वी यूज इन म्यूचुअल फंड, जस्ट लाइक एन एसआईपी। इन एसआईपी व्हाट वी डू, every month we contribute a fixed amount. SWP is ulta of SIP. In SIP we invest, in SWP we withdraw. So it's not a scheme, it's a tool, and this tool was available from a very long time. I mean, I I sold my first SWP product to one of my clients back in 2010, when I just happened to start with my mutual fund distribution profession. So this doctor, who was a savvy equity investor, he called me at his hospital and said, I have some sale proceeds from my property, and I've got, like, 10 lakh rupees investable surplus that I want to invest in SWP. So he decided the scheme. He said me, because I was a beginner at that time, so मतलब मेरे को बस जो वो बोल रहे हो सुनना था, दैट्स ऑल। उनकी फॉर्म में सिग्नेचर्स लेनी थी, उनका चेक लेना था और उनका इन्वेस्टमेंट करवाना था। वन थिंग दैट ही सेड, सी धीरज, मेरा शादी का सालगिरह रहता है दिसंबर में, मेरे को ये 10 लाख में से है ना 8% का विड्रॉवल करके दो, 80,000 मेरे अकाउंट में जमा होना चाहिए, इतना आप करो। तो ठीक है, 8% का विड्रॉवल भी डिसाइडेड, 80,000 एवरी ईयर दिसंबर में उनके अकाउंट में जमा होता था। दिस वॉज स्टार्टेड इन 2010। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 15 ईयर्स, राइट? हमने दिसंबर 2024 में भी उनका रिव्यू किया था। सो जो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी पहले के कुछ साल में, वो नेगेटिव था, बिकॉज हम लोग 80,000 हर साल निकाल रहे थे और मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था वो ज़माने में। आई मीन, आई एम टॉकिंग बिफोर द मोदी गवर्नमेंट कमिंग इन टू पिक्चर। बट एज सुन एज फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स वी सॉ a good consistency in stock markets, and today we are at a very good level. So for the first few years there was struggle. I mean, whatever that he had invested वो negative था, because उसमें withdrawal भी हो रहा था और market valuations भी टूट रहे थे. Since he was a savvy investor, he was like a seasoned investor in stock markets. He understand how stock markets work. So he was relaxed when the market valuation was in negative. He was relaxed. As and when time started passing, we saw that the portfolio value also started increasing. फास्ट फॉरवर्ड 24 में दिसंबर में वैल्यूएशन हम देखते हैं, लगभग 26.77 लाख की वैल्यूएशन है। मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और 16-17 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्लस 80,000 रुपए हर साल उन्होंने विड्रॉ किया दिसंबर में, जो कंसिस्टेंटली उन्होंने 14 साल तक रखा, और ये आगे वो करते रहेंगे। So this is the advantage of SWP, my friends. So SWP is not something which is a very new thing. It was there, but it was just I can rather say people who used to know about SWP used to use it. But now it has gained a lot of popularity thanks to internet and thanks to the rising inflation that we are facing, and against that whatever interest income that we are generating from fixed income or bit from property also. Because हमने जो इसके पहले वेबिनार किए थे, उनमें से एक वेबिनार था रेंट वर्सेस SWP। तो हमने इसमें भी देखा कि रेंट इनकम जो लोग जनरेट करते हैं प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन हुई है उसके अगेंस्ट में वही पैसा इक्विटी में डालकर हम SWP करते हैं, तो हमारी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी समझो 100 रुपए का 200 रुपए हो गया या 300 रुपए हो गया है, वहीं पे वो 100 रुपए की वैल्यू इक्विटीज में निवेश किया हुआ लगभग 1200 रुपए या 1300 रुपए हो गया था, राइट? 12-13 गुना बढ़ गया था इन द सेम टाइम स्पैन। सो दिस इज लाइक अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो फॉर पीपल हु वांट टू जनरेट अ रेगुलर इनफ्लो, दे शुड कंसिडर एन SWP. नाउ इफ आई गिव यू एन एवरेज, तो मतलब अभी जो मैंने फंड में निवेश करवाया था, इट वाज अगेन एन हाइब्रिड एग्रेसिव फंड फॉर दैट डॉक्टर। बट इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज, कि आज हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी में 20 फंड्स हैं। हमने ये रिसर्च 2021 में किया था, राइट? 1 जुलाई, जैसे कि आप देख रहे हो, 1 जुलाई 2021 में हमने ये रिसर्च किया था। सो हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस कैटेगरी में 20 फंड्स है, उसका अगर हम एवरेज निकालते, मतलब अच्छे से अच्छा फंड या खराब से खराब फंड, सबका एवरेज निकालते तो 12% तक का रिटर्न छिटा है ऑन द पोर्टफोलियो, और विड्रॉवल रेट हमने 7% के एज्यूम करके हम चल रहे हैं। सो 10 साल में, मतलब 2011 से 2021 के बीच में 25 लाख रुपए निवेश किया हुआ और 14,583 अगर विड्रॉ किया होता, तो आज पोर्टफोलियो वैल्यू एवरेज वाले फंड में होती 44,91,000, राइट? इफ वी सी द ग्रोथ 11.98%। वो तो जो था ये हाइपोथेटिकल था, ये रियल है। एवरेज हम देखते हैं 20 फंड्स के हाइब्रिड कैटेगरी, हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी में ये परफॉर्मेंस आई है, राइट? सो अभी के इस दौर में जहां पर हम सब जानते हैं कि वो बात रही नहीं रियल एस्टेट में, वो बात रही नहीं फिक्स्ड इनकम में, तो SWP में हमें अभी एंटर होना ही पड़ेगा फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु आर स्टिल हैविंग दिस डाउट कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल।
व्हाट इज़ द टैक्स ट्रीटमेंट। तो आज हमने इस वेबिनार के माध्यम से कुछ हद तक उसको एड्रेस करने की कोशिश की, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट्स आई एम ओपन नाउ फॉर द क्वेश्चंस। प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं एंड वी कैन देन एड्रेस इट वन बाय वन। बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, ये अनुभव से मैं कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया बीते 15 साल में मैंने देखा है एस डब्ल्यू पी में विड्रॉल करने के बाद भी फंड वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ी है, और फंड वैल्यू बढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अनलेस अनटिल ये हम नहीं कर पाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल वैल्यू फंड्स की घटते रहेगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर।